नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की एक अहम बैठक आज हुई, जहां लोक भवन में यह बैठक संपन्न हुई है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां बिजली विभाग के रामनगरी अयोध्या के साथ ही शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि इस आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है, उन्हें हरी झंडी दिखा दी गई है और कैबिनेट बैठक में कई विभागों के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आज कैबिनेट बैठक में कई अहम विषयों पर भी चर्चा की गई है और माना यह जा रहा था कि 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों में 10 पर मुहर लगेगी, लेकिन कैबिनेट ने 16 प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव के साथ अयोध्या और वाराणसी से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा चुका है। अब अयोध्या और वाराणसी के विकास कार्य और गति पकड़ेंगे और अयोध्या के विजन में 2047 को भी जो नई विजन है उसे नई उड़ान मिलेगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति का चरित्र वैश्या के चरित्र से भी ज्यादा गंदा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ की नींव पर है और उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक झंडे पर 1 कार्टन दारू दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि झंडा नहीं लेने पर अनाज नहीं दिया गया और झंडा नहीं लेने पर कर्मचारी का 50 रुपया काटा जाएगा। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि हमारी देशभक्ति कौन तय करेगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमारी देशभक्ति मुगल शंकराचार्य तय नहीं कर पाए। उन्होंने दावा किया है कि अंग्रेज ज्यादा अच्छा था, उनकी नजर हमारी इकोनॉमी और मटेरियल पर ही थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज की नजर हमारी साहित्य संस्कृति पर नहीं थी और ना ही अंग्रेज ने हमारी सोसाइटी को नफरत से तोड़ने का काम किया। आपको बताते चलें कि सांसद पप्पू यादव गाजीपुर कोर्ट में विचाराधीन केस के सिलसिले में पेश होने पहुंचे थे और पप्पू यादव साल 1993 में गाजीपुर के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी है। राजनीति का चरित्र वेश्या के चरित्र से भी ज्यादा गंदा। राजनीति पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को जब तक आप चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिशियन से चलता है। इस देश के सारे कुकर्मों का जड़ झूठ के नींव पर। अब एक झंडा लो, एक कार्टून दारू लो, दिल्ली में दे रहा था ना, एक दारू लो, एक कार्टून दारू लो, एक झंडा नहीं देंगे, झंडा नहीं देंगे, अनाज झंडा लो। कर्मचारी को कह दिया 50 रुपया कट जाएगा। कि हमारी देशभक्ति तुम तय करोगे? हमारी देशभक्ति मुगल नहीं तय कर सका, हमारी देशभक्ति शंकराचार्य ने तय कर सका, हमारी देशभक्ति अंग्रेज ने तय कर सका। तुम आप किसको डर है भाई? मुगल 500 साल रहा। और अब रुक करते हैं फतेहपुर की ओर, जहां श्रद्धालुओं के लिए रामनगरी अयोध्या और चित्रकूट के लिए आज रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आया शाह और विकास गुप्ता और एसडीएम अवधेश निगम ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। गंगा बचाओ सेवा समिति, नमामि गंगे और अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के संयुक्त प्रयास के साथ अयोध्या और चित्रकूट जाने वाले राम भक्तों को सुविधा उपलब्ध की गई है। रोडवेज बस संचालन को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने माननीय विधायक विकास गुप्ता और रोडवेज एआरएम दयाशंकर सिंह का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है। बता दें आपको कि गंगा बचाओ सेवा समिति, नमामि गंगे और अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों ने समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र शरण सिप्पल को भी उनके नेतृत्व में फतेहपुर से रोडवेज बस सेवा शुरू किए जाने को लेकर अयाज शाह, विधायक विकास गुप्ता को ज्ञापन दिया था। इसी के फलस्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार रोडवेज फतेहपुर का अयोध्या के लिए नई बस उपलब्ध कराए जाने का ये कार्य सफल हो पाया है। फतेहपुर से पहले नहीं चली, आज माननीय विधायक विकास गुप्ता जी द्वारा उद्घाटन किया गया और फतेहपुर से अयोध्या वाया रायबरेली करके 3 बजे शाम को बस चलाई गई है। ये बस सवेरे 5 बजे पुनः अयोध्या से वापस आएगी सुबह। चित्रकूट के लिए भी चलाई गई, एक बस चित्रकूट के लिए चलाई गई है जो कि सवेरे 8:30 बजे जाएगी और 1 बजे
के आसपास जो है वो चित्रकूट से चलेगी, कानपुर जाएगी, कानपुर से फतेहपुर जाएगी। इस प्रकार से फतेहपुर को अयोध्या और कानपुर से जोड़ा गया। क्या नाम उसका? मेरा नाम जाफर। और कौशाम्बी जिले के चायल तहसील के नगर पंचायत चरवा में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद किया गया और शहीदों की याद में एक पद यात्रा निकाली गई है, जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी चायल की विधायिका पूजा पाल ने की। आपको बता दें कि इस महोत्सव में सर्वप्रथम शहीद चंद्रमणि सिंह यादव स्मारक स्थल पर चायल विधायिका पूजा पाल ने माल्यार्पण से शुरुआत की। फिर शहीद चंद्रमणि सिंह यादव स्मारक स्थल से डीजे के साथ हजारों पार्टी के समर्थकों के साथ आजादी के नारे लगाते हुए शहीद सूर्यबली यादव स्मारक स्थल पर जाकर ये यात्रा समाप्त हुई है। वहीं आपको बता दें कि चायल की विधायिका पूजा पाल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान आजादी के इस पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव के कहने पर नगरवासियों से भी वादा किया गया कि अगर मुझे यहाँ जमीन मुहैया करा दी जाए तो यहाँ के बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए उनके खेलने के लिए एक मैदान बनवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे खेलने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के स्वतंत्रता दिवस के पर्व को अगले साल इससे भी अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि एचडीएस स्कूल के पास तेज रफ्तार लोडर ने साइकिल सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी है। इस टक्कर से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और ये मामला रायबरेली जनपद लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एचडीएस स्कूल के पास का बताया गया। यहाँ स्कूल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब पूरे जबर सिंह का पुरवा के रहने वाले दर्जन साइकिल से लालगंज जा रहे थे। तभी सेमरी की तरफ से चले आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने स्कूल के पास जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने घायल को एम्बुलेंस की सहायता से लालगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार जारी है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में जुटी हुई है। सरकार ने अरबों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर इस क्षेत्र के लिए निवेश किया है और इसी के तहत अब रामकथा संग्रहालय को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की तैयारी जारी है। और आपको बता दें कि इसी तैयारी में योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि अब संग्रहालय को डिजिटल कर दिया जाएगा और डिजिटल माध्यम से आम जनमानस को अयोध्या और श्री रामचरितमानस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने भी तैयारी पूरी की है और अगले महीने रामकथा संग्रहालय में डिजिटल इंटरवेंशन के योजना का लोकार्पण किया जा सकता है। बता दें आपको कि पर्यटन विभाग की ओर से डिजिटल इंटरवेंशन योजना को तैयार करने में लगभग 1384.17 लाख रुपए खर्च किए गए। रामकथा संग्रहालय में 40 मिनट तक शो चलाया जाएगा और एक साथ 100 से ज्यादा लोग इस शो को देख सकेंगे। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया है कि रामकथा संग्रहालय के 4 हॉल को राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनवाया जा रहा है। यहां पर यह संग्रहालय अगले महीने तक तैयार हो जाएगा। और ताजनगरी आगरा में आज छत्रपति शिवाजी के कैद स्थान पर नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कृष्ण गोपाल भी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम को याद कर उसकी सराहना की गई है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान हमारी आगरा मंडल ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज ने कैबिनेट मंत्री द्वारा फिरोजाबाद में मौन कार्यक्रम के समापन के दौरान पत्रकार से की अभद्रता और 15 अगस्त के दिन पर हर घर तिरंगा अभियान के बावजूद भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर न माल्यार्पण और न ही कोई तिरंगा लगाए जाने के सवाल उठाए हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री की तरफ से क्या जवाब आया, आप भी देखिए। सैकड़ों लोगों ने अपनी जो शहादत दे दी, तमाम लोगों के द्वारा
इस देश को बचाने के लिए शहादत दी गई। और आज वही आज दिन है और आज हम मौजूद हैं आगरा की कोठी मीना बाजार। यहाँ एक पुरानी कोठी के नाम से यहाँ ये जो कोठी है बनी हुई है, यहाँ बताया जाता है कि शिवाजी का यहाँ कभी कैद करके रखा है। इस पूरी जानकारी से रूबरू कराने के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ अभी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री युगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ कि क्या कुछ इस कोठी का रहस्य है और यहाँ आज ये आए तो क्या कुछ कार्यक्रम रहा है। शिवाजी महाराज का आगरा में एक इतिहास रहा है। शिवाजी महाराज जब आगरा आए थे तो उन्हें छल और कपट से औरंगजेब ने बंदी बनाया था। औरंगजेब उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और शिवाजी महाराज को छल कपट से बंदी बना लिया। तो उससे उनको अभी तक हम ये सुनते आए थे कि उन्हें लाल किले में बंदी बनाया गया था, लेकिन उनको लाल किले में बंदी नहीं बनाया गया था। इस पर शोध हुआ, उसमें हम भी जुटे थे। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने जब ये निर्देश दिया तो कुछ इतिहासकार और मेरे सहित लोग जुटे और जुटकर जब ये खोजा कि राजा राम सिंह की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें शिवाजी महाराज को कैद किया गया था, उसके लिए इतिहासकारों से बात हुई, पुरातत्वविदों से बात हुई, कुछ इतिहास के दस्तावेज खंगाले, कुछ राजस्व अभिलेख आगरा में खंगाले, कुछ जयपुर महाराज के राजस्व अभिलेख खंगाले। तो ये निकल के आया कि राम सिंह जी की वो कोठी ये मीना बाजार की कोठी रही थी जिसमें शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। अब ये चूंकि वो ऐतिहासिक कोठी है जो कि शिवाजी महाराज के शौर्य, शिवाजी साहस, उनकी कार्य योजना और उन कार्य योजना को कार्यान्वयन कराने की क्षमता की गवाह बनी हुई है, तो एक स्मारक बने, इस दृष्टि से हम लोग जुटे हुए हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ था। 75 हो चुके, मतलब 76वां लग गया था। तो उस अवसर पर योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के द्वारा एक घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का एक अभियान कराया गया था। तो उसके तहत कल ही देखा गया कि जो बिजलीगढ़ चौराहे पर जो लाल किले के जस्ट सामने जो शिवाजी महाराज की जो मूर्ति स्थापित है उस पर एक भी न तो माला थी और ना ही कोई तिरंगे का वहाँ किसी ने। यहाँ किसकी आप चूक मानते हैं कि किसके द्वारा ये चूक हो गई कि शिवाजी महाराज का जस्ट दूसरे दिन आज दिन है और आज और जो कल 15 अगस्त थी उनके। देखिए, शिवाजी महाराज का तिरंगे से कोई तात्पर्य नहीं। शिवाजी महाराज तो भगवा ध्वज वाले प्रेरक थे। तो जिस समय हिंदू पद पातशाही वाला दिन होता है उस दिन वहाँ पर पूरी सजावट भी होती है और उस पर उनका जो भगवा ध्वज है शिवाजी महाराज का तिरंगे का, शायद सुदूर बस्तियों में, गांवों में मोदी जी और योगी जी की आवाज पर तिरंगा लहराया जा रहा था, तिरंगे घूम रहे थे। हमें ये देखना चाहिए हर चीज में सकारात्मक दिखे, नकारात्मक नहीं। जो मेरा कहने का मेरा सवाल तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हर मजहब और हर जगह पर क्यों नहीं लगा, ये देखो ये विषय नहीं है जी। जिस तरह देखा जा रहा है, एक सवाल, एक आखिरी सवाल मेरा कि कल पिछले रविवार को आपके द्वारा एक फिरोजाबाद के अंदर एक पत्रकार की एक आईडी, जो न्यूज इंडिया के जो पत्रकार थे सौरभ उपाध्याय करके बताया जा रहा, तो उनकी आईडी में हाथ मार दिया गया। ये इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें आपका क्या कहना है, ऐसा क्या हुआ था? क्या आपने उस वीडियो को पूरा देखा है? जी सर, मैंने वीडियो जो वायरल हो रहा है वो मैंने देखा है। वो आपने उस वीडियो में सर आप बिल्कुल आप हाथ हट से उसको धक्का देते हुए नजर। इतना देखा है कि नहीं देखा, इतना हाय ना में जवाब दीजिए। देखा था, मेरा जवाब सुन लीजिए। मौन जुलूस था, उस मौन जुलूस में हिदायत थी इस विष का विभाजन के दिवस पर हम लोगों को कोई प्रेस नहीं करनी है, हम लोगों को कोई बाइट नहीं देनी है, हम लोगों को प्रेस से रूबरू नहीं होना है। मौन जुलूस में आके वो पूछने लगे कि ये आप कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने वो इशारा किया है जो करके वो फोटो भी आया होगा, फिर भी वो नहीं माने। फिर मैंने कहा बोलना नहीं है, फिर भी नहीं माने तो मैंने कहा हटाइए, इसमें बोलना नहीं है क्योंकि हम आगे बढ़े। इसको वो अपने जिस रूप से लें उनका आउटलुक है। ऐसे हम अपने पार्टी के उसको मानेंगे, फ्रेमवर्क को, किसी पत्रकार के फ्रेमवर्क पर नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि आपने मौन जुलूस के द्वारा मतलब ये उनको हटाया था, लेकिन उनका साफ तौर से यही कहना है कि मौन जुलूस खत्म होने के बाद भी नहीं करना था हमको। अगर उनका कहना सही मान लें आप, तो हमें खत्म होने के बाद भी उस पूरा इंस्ट्रक्शन थे इस विषय पर, ना कोई बाइट देनी है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ना प्रेस से रूबरू होना है। इतना उनको मालूम होना चाहिए। कोई पत्रकार हमको चलाएंगे या हम पत्रकार से बात करेंगे? जब हम करना चाहेंगे तभी तो करेंगे। अच्छा, आप कहेंगे वही होगा पत्रकार? नहीं, हमने ये नहीं कहा हम पत्रकार कहेंगे। अरे हम अपनी योजना से चलेंगे ना। जब हमको ये इंस्ट्रक्शंस है कि उस विषय पर
हमें बोलना नहीं है। और मैंने उसको इशारा किया जो करके, अगर आप देखेंगी, मैंने मौन जुलूस, फिर मैंने कहा मौन जुलूस है भाई, फिर भी वो कह रहा कि बताइए, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, कह के अब उसको वो जिस रूप से ले लेता रहे। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री का इनको ओहदा दिया गया है, और बावजूद उसके बाद में इनका साफ तौर से कहना है कि पत्रकार हमें बताएंगे या हम पत्रकारों को बताएंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हमारे हिसाब से पत्रकार चलेंगे, ना कि पत्रकारों के हिसाब से हम चलेंगे। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, आर्य न्यूज। अगली खबर मुंबई से जुड़ी है, जो आपको बता दें कि मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल की वर्ली यूनिट ने एक मामले की छानबीन के दौरान गुजरात से 1000 करोड़ से अधिक की ड्रग समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले 29 मार्च को मुंबई एएनसी वार्ली यूनिट के पुलिस अधिकारी ड्रग्स डीलरों की जांच करते हुए गोवंडी के शिवाजी नगर में गश्त लगा रहे थे, और उसी समय उन्हें शक के आधार पर उन्होंने आरोपी शमसुल्लाह खान को पकड़ लिया। पुलिस को उनके पास से 250 ग्राम एमजी मिली, और आरोपी खान को गिरफ्तार कर उससे जब पूछताछ की गई तो उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी अयूब इजहार अहमद शेख को 2 किलो 760 ग्राम एमजी समेत गिरफ्तार कर लिया। और इस आरोपी से पूछताछ के बाद ये जानकारी सामने आई कि उसे कोई महिला ड्रग्स डीलर रेशमा संजय कुमार चंदन एमजी की आपूर्ति कर रही थी। पुलिस ने जब और छानबीन की तो जल्द ही महिला ड्रग डीलर रेशमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए इस दौरान आरोपी मेमन को भी पकड़ लिया गया, जिसके द्वारा एक जानकारी दी गई, और 5वें आरोपी प्रेम प्रकाश पार्सनाथ सिंह का नाम बताया गया। मेमन ने निशानदेही दी, और उसी निशानदेही पर पुलिस ने सिंह को 701 किलो 740 ग्राम एमजी समेत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी भी कार्रवाई जारी है, और पुलिस इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में गुजरात बेस्ड केमिकल फैक्ट्री से 513 केजीज मेफेड्रॉन जब्त किया है। इस कार्रवाई में एक एक्यूज को अरेस्ट की जा चुकी है, और अब तक इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में 1200 केजी से ज्यादा वेट का मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है। इस ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। एंटी नार्कोटिक सेल की। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।